तो स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल 12th एग्ज़ाम टारगेट में। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वह कक्षा 12वीं के लिए रसायन विज्ञान का यह दूसरा सेट है, यानी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का यह जो मेरा दूसरा वीडियो है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है और 23 मार्क्स में आप लोग को डी एवं एफ ब्लॉक से कितना नंबर, तो 9 नंबर का सवाल आपके इस चैप्टर से आता है। तो दोस्तों आज का मेरा पार्ट 2 और यह आज का मेरा अंतिम वीडियो है डी एवं एफ ब्लॉक का। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर सवाल। तो ये रहा आज का फर्स्ट नंबर सवाल और फर्स्ट नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते दोस्तों, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल लिख कर ले लीजिए। आने वाले 2022 के एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन गर्म तथा सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है। दोस्तों सांद्र NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील तत्व कौन सा है, तो उस तत्व को हम लोग जिंक के नाम से जाना जाता है। क्या, तो जिंक के नाम से जानते हैं। Fe जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता है, जबकि साइनाइड भी नहीं घुलता है और क्या, तो सिल्वर भी नहीं घुलता है। तो कौन घुल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो जिंक घुल जाता है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को, सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर कह रहा है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता है। दोस्तों कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंध नहीं रखता है। ए में कह रहा है लोहा, बी में पोटेशियम, सी में सिल्वर और डी में कॉपर। तो दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंध जो नहीं रखता है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उससे हम लोग सिल्वर के नाम से जानते हैं, यानी Ag के नाम से जानते हैं। यानी 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। और 3 नंबर बताने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहते हैं। और देखते हैं 3 नंबर सवाल कि निम्न में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन विलयन बनाता है। दोस्तों जलीय माध्यम में रंगहीन विलयन कौन बनाने का कार्य करता है, तो उससे इसके नाम से जानते हैं, तो Se3+ जो है वह रंगीन विलयन के नाम से जानते हैं। यानी 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को अगर जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यह मेरा आज का MCQ सेकेंड हो गया, यानी 2022 के लिए यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को खुद से बताना है, क्योंकि यह काफ़ी इजी सवाल है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दोस्तों प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों में जो सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसे हम लोग कितना कहते हैं, तो +2 होता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर प्रथम संक्रमण श्रेणी का कितना होता है, तो 2 होता है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 में कह रहा है आपसे भी सही सवाल कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कार्य करती है। ए में मैग्नीज, बी में प्लेटिनियम, सी में फेरस यानी लोहा और डी में निकल। तो दोस्तों सबसे महत्तम जो तत्व ऑक्सीकरण दर्शाता है उसे हम लोग मैग्नीज के नाम से जानते हैं। और मैग्नीज का हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे कि मैग्नीज का परमाणु संख्या क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर बताइएगा, इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं 6 नंबर सवाल। कार्य की निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। दोस्तों काफ़ी इजी सवाल और इसे आप लोग अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। यह सवाल आप लोग के 10th में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI यानी MCQ के साथ आता होगा कि निम्नलिखित में कौन साधारण तापक्रम पर, यानी साधारण तापक्रम बोले तो 273 डिग्री
फ़ारेनहाइट -273 डिग्री फ़ारेनहाइट पर द्रव के रूप में पाया जाता है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो धातु बोलेगा तो पारा, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 7 नंबर। 7 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा अत्यधिक संरक्षक लवण है? दोस्तों, सबसे अत्यधिक संरक्षक लवण कौन सा होता है? तो आप लोग को बता देना चाहता है कि जो पारा डाइक्लोराइड होता है वो सबसे अधिक संरक्षक लवण होता है, यानी पारा डाइक्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल को 8 नंबर। 8 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में यानी 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहते हैं। कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? दोस्तों, जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दोस्तों, जिसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है उसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह 3d5 होगा। कितना? तो 3d5 बाह्यतम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी 8 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। और 9 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआईपी सवाल है दोस्तों। इसे आप लोग लिख कर लीजिए कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। कि निम्न में किस आयन का विलयन रंगीन नहीं है? दोस्तों, किस आयन का विलयन रंगीन नहीं है? तो उस विलयन को हम लोग कॉपर के नाम से जानते गए हैं, यानी कॉपर प्लस जो आयन होते हैं उसका जो विलयन होता है वह रंगीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो वह रंगीन नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर। 10 में कह रहा है कि किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक जो होता है वह मैग्नीज का होता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, यानी पार्ट 1 वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि सबसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मैग्नीज होता है, यानी मैग्नीज पॉजिटिव आयन। दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़कर आप टेस्ट दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि निम्नलिखित में कौन पैरामैग्नेटिक है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है, क्योंकि हम इसी सवाल को बार बार बताना नहीं चाहते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक तत्व है, तो उससे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जो आप लोग को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 12 नंबर। 12 में कहा जा रहा है आपसे सभी के कि क्या होता है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में प्रतिक्रिया कराई जाती है? दोस्तों, जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तब हमें Na2 और ZnO2 यानी सोडियम डाइऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, यानी 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि संक्रमण धातु के संदर्भ में कौन कथन असत्य है? दोस्तों, संक्रमण धातु के तत्व में कौन से जो कथन है वह असत्य है? तो ये सभी धातु होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि ये सभी धातु होते हैं, यानी यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में कह रहा है कि यह आसानी के साथ जटिल यौगिक बनाते हैं? तो हाँ, संक्रमण जो धातु होते हैं वो आसानी के साथ जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी जटिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सी में कह रहा है इनके आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। पहले वीडियो में हम देख ले गए हैं कि यह सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। और डी में कह रहा है कि इनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है जिसमें हमेशा 2 इकाई का अंतर होता है? नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है कि इसमें 2 इकाई का अंतर बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल कथन ही गलत है, यानी 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर।
14 नंबर सवाल का आंसर हम पार्ट 1 वीडियो में भी बताए थे कि लैंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य है। दोस्तों लैंथेनाइट के संकुचन का जो तात्पर्य होता है वह आयनिक त्रिज्या में कमी के कारण होता है, यानी आयनिक त्रिज्या में कमी के कारण ही लैंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य है। 14 का क्या, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते आगे और देखते हैं 15 नंबर सवाल को। कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म समान आकार वाले तत्वों का है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है वह समान आकार वाले तत्वों का है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए और याद कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 16 नंबर कि निम्नलिखित में किस आयन की अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण होता है। दोस्तों सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है, तो मैग्नीज का। यानी मैग्नीज हम लोग बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए यह सवाल अवश्य ही पूछने वाला है। लिख कर ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल कि मैग्नीज के जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 17 नंबर। आयनिक आकार का सही क्रम क्या है। दोस्तों आयनिक आकार का सबसे सही क्रम क्या है, तो सही क्रम ए होता है, यानी 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयनिक आकार का सही क्रम क्या है, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं 18 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऐसा नाइट्रेट है जो अधिक गर्म करने पर धातु प्राप्त होगा। ए में कॉपर नाइट्रेट, बी में मैग्नीज नाइट्रेट, सी में सिल्वर नाइट्रेट और डी में फेरिक नाइट्रेट। तो दोस्तों जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को जब हम लोग ज़्यादा गर्म करेंगे तो धातु का निर्माण होगा, यानी किसका निर्माण होगा, तो Ag का निर्माण होगा। और यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का धातु है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य क्या होता है। तो लेंथेनाइट संकुचन का जो तात्पर्य होता है वह बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणविक तथा उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो उसकी आयनिक त्रिज्या घट जाती है, यानी इंक्रीज नहीं करने के अलावा डिक्रीज कर जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 20 नंबर। और 20 नंबर फिर से वही सवाल है दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इसका देखे थे, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है अगर पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 21 नंबर को। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण संक्रमण धातु का नहीं है। दोस्तों वैसा कौन सा गुण है जो संक्रमण धातु का नहीं है, तो परमाणविकीकरण जो है वह इंथैल्पी बहुत कम होती है। जो लैंथेनाइट की संकुचन होती है उनका संक्रमण जो धातु होते हैं वह क्या नहीं होते हैं, तो परमाणु की जो इंथैल्पी होती है बहुत ही कम होती है, यानी 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 22 नंबर सवाल। कार्य के लैंथेनाइट की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। दोस्तों पी ब्लॉक और क्या, तो एफ ब्लॉक में मुख्य रूप से लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को पढ़ना है, यानी डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व मुख्य रूप से यही दोनों पढ़ना है। तो कह रहा है कि लैंथेनाइट का जो समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वह कितने कितने के बीच में होती है, तो वह 2, 3 और 4, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, इसका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर कि संक्रमण धातुओं में जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने का कारण है वह क्या है। दोस्तों परिवर्तनशील में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने का कारण है उसे हम लोग N-1 इंटू डी तथा NS इलेक्ट्रॉनों के भाग लेता है। दोस्तों अगर आप लोग के पास क्या तो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वह क्या करता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 24 नंबर। और 24 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को पहले ही बता चुका है पार्ट 1 वीडियो में, इसका आंसर आप लोग को खुद से बताना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल।
पोटेशियम आयोडाइड तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन को जब अभिक्रिया द्वारा अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में जब हम लोग दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तब जो अंतिम ऑक्सीडेशन नंबर अब जो अंतिम ऑक्सीडेशन संख्या प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? तो +3 प्राप्त होता है। किसका? तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या प्राप्त होगा? तो +3 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 26 नंबर को देखते हैं। कार्य कि एक्टिनाइड तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही मापांक में गुणांक के रूप में नहीं कारण दर्शाने का क्या जा सकता है? दोस्तों काफ़ी इजी सवाल है कि जो मापांक गुणांक होता है किसका मापांक? तो एक्टिनाइड का है। यानी एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही मापक्रम होता है उससे हम लोग 5F तथा 6D स्तर में बहुत कम ऊर्जा का अंतर होता है। क्या? तो 5F तथा 6D स्तर में बहुत कम एनर्जी का अंतर होता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल 27 नंबर। प्लेटिनम ब्लैक प्राप्त होता है दोस्तों। प्लेटिनम ब्लैक किससे प्राप्त होता है? तो वह PiCl4 का ग्लूकोज तथा सोडियम फॉर्मेट के साथ अपचयन द्वारा मखमली पाउडर को प्राप्त करके किया जाता है। किसका? तो प्लेटिनम ब्लैक का उत्पाद किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल कि जलीय विलयन Ni2 यानी निकेल आयन का जो चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटिक माइक्रोवेव बराबर इकाई में क्या होता है? तो दोस्तों माइक्रोवेव में इकाई में जो होता है वह 2.84 के बराबर होता है। यानी 28 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 29 नंबर को देखते हैं। कार्य कि निम्नलिखित में कौन फोटोग्राफी फिल्म एवं प्लेट का एक आवश्यक घटक होता है? दोस्तों फोटोग्राफी प्लेट फिल्म एवं प्लेट का जो आवश्यक घटक होता है उसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। यानी फोटोग्राफी कैमरा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। यानी AgBr का प्रयोग करते हैं किसमें? तो फोटोग्राफी कैमरा में। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल को देखते हैं कि फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होता है इसका कारण इसकी। दोस्तों फोटोग्राफी में एक और तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण अपचयन प्रकृति है। यानी अपचयन प्रकृति किसमें ज़्यादा होती है इसलिए इसको भी सोडियम थायोसल्फेट का भी प्रयोग हम लोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल कि कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? तो पहले ही बता चुका है कि वो मैग्नीज होता है, मैग्नीज 2+। इसके अलावा कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा? तो उसका नाम है फेरस। यानी लोहा भी चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है और पैरामैग्नेटिक भी कौन है? तो लोहा है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को खुद से बताना है, इससे आप लोग का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। और देखते हैं 33 नंबर सवाल कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं? दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी से कौन संबंध नहीं रखता है? तो पहले बता चुके हैं कि चांदी। यानी Ag जो है वह संबंध नहीं रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं 34 नंबर सवाल की मरकरी जिसे हम लोग पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु? दोस्तों कमरे के ताप पर सबसे जो मौजूद रहता है उसे हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? तो पारा के नाम से जानते हैं। और वह किस लिए अकेली सबसे रहता है? तो अपनी बहुत उच्च आयनन इंथैल्पी के कारण वह दुर्बल धात्विक बंधन बनाता है, इसलिए ही वह क्या होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी 34 का ये ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा पारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 35 नंबर और यह आज का अंतिम सवाल है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? दोस्तों संक्रमण धातुओं का जो मुख्य लक्षण है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, इसलिए वह संक्रमण धातु का सबसे अच्छा लक्षण होता है। और देखते हैं आज का अंतिम सवाल ये रहा 36 नंबर। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहेंगे कि कौन अधिकतम युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है या सरकार? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है दोस्तों। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश का वीडियो को लेकर के, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी 100 मार्क्स का आप लोग को मदद करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।